हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए आज हम जो वीडियोस लेके आ रहे हैं इंडियन पॉलिटी की, ठीक है। सब में लगभग क्या है, इंपॉर्टेंट जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो लगभग एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है उसमें से ही आते हैं, ठीक है। तो आज हम एक बार चैप्टर की रीडिंग करेंगे इसकी और समझेंगे कि भाई इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या दे रखा है। देखिए फर्स्ट चैप्टर में मेन वही है कि भाई जो इतने भी रूल्स आए थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए इंडिया में, अपने जब तक अपना देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक के सारे इसके अंदर कानून दे रखे हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि भाई ब्रिटिश जो भारत में क्या है, जो ब्रिटिश थे वो 1600 ईस्वी में व्यापार करने के इरादे से यहाँ आए थे। और महारानी जो एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ ने क्या है उनको एक चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट के माध्यम से उनको क्या दिया, व्यापार करने का क्या है अधिकार दे दिया था, ठीक है। और व्यापार करने के लिए वो आए थे, लेकिन क्या था सन 1765 तक लगभग इन्होंने क्या कर लिया था, रिवेन्यू के जो अधिकार थे, मतलब कि भाई जो टैक्स वगैरह कलेक्शन करना, वो 1765 तक इन्होंने किस किस के ऊपर हो गया था इनका कंट्रोल, बंगाल के ऊपर, बिहार के ऊपर और उड़ीसा के ऊपर, ठीक है। यहाँ के उन्होंने राजस्व और दीवानी, राजस्व मतलब वही कलेक्शन करना इनकम का, ठीक है। दीवानी जो अपने भाई न्याय वगैरह के हो गए, जस्टिस वगैरह के हैं, सब इन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल क्या है अधिकार ले लिया था 1765 तक, ठीक है। इसके तहत भारत में उन्हें क्षेत्रीय शक्ति बनने की और उन्होंने क्या है मतलब फुल पावर में आ गए थे वो, ठीक है। लेकिन 1857 में क्या है जब क्रांति हुई उसके बाद क्या है पूरा का पूरा शासन था, वो जो कंपनी एक्ट था, वो कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको क्या कर दिया गया यहाँ पे, उसको क्या कर दिया गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने उसको कोलैप्स कर दिया कि भाई अब से किसका शासन रहेगा इसके ऊपर प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा शासन करेगी, ठीक है। और 1947 के बाद क्या हमारा देश आज़ाद हो गया, वहाँ से फिर गवर्नमेंट ये ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई, ठीक है। और 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या है अस्तित्व में आ गया था, ठीक है भाई। तो ये बहुत सारी घटनाएं हुई, तो इस बीच क्या है बहुत सारे एक्ट आए थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो एक्ट था वो आया भाई 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि आपको पता ही है कि जो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या कर रही थी, भारत देश को लूट रही थी भाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। वो यहाँ से क्या कर रही थी, प्रॉपर यहाँ से जितना भी धन था सारा का सारा लेके जा रही। जो ड्रेन थ्योरी जो हमारे दादा भाई नेहरू थे उन्होंने भी बताया कि वो हमारे देश को लूट के यहाँ से लेके जा रहे थे। तो इसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि भाई कंपनी है वो ज़्यादा मनमानी कर रही है, इसलिए इन्होंने क्या है बहुत सारे एक्ट निकाले किसके ऊपर, ताकि क्या है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे थोड़ा कंट्रोल कर सके, ठीक है भाई। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसमें था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना, नियमित करना ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। भाई मैंने आपको बता ही दिया कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका यही कारण था कि ताकि कंट्रोल करे किसके ऊपर, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर कंट्रोल कर सके, इसलिए ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। इसके द्वारा पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। भाई राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्य तो क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी कर ही रही थी, तो इसमें मान्यता वाली तो बात ही नहीं, ये काम प्रॉपरली वो कर ही रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इसके अधिनियम की विशेषताएं क्या थी वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात ये है भाई, जो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का भाई पहले क्या था, गवर्नर बनता था यहाँ पे हमारे इंडिया में, ठीक है। 1773 से पहले क्या बनता था भाई, गवर्नर। अब गवर्नर को बदल के क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया भाई, ठीक है। गवर्नर जनरल का नाम बोलने लगे भाई, जनरल, आपका आ जाएगा ये रहा। बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया, गवर्नर का नाम बदल कर क्या कर दिया, गवर्नर जनरल, ठीक है। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का निर्माण कर दिया। मतलब भाई एक तो गवर्नर हो गया, प्लस में 4 उसको मेंबर और दे दिए भाई, उनकी एक कमेटी बन गई, एक कार्यकारी परिषद बन गई, ठीक है, जो क्या करती थी उसके सारे कार्य करती थी भाई, ठीक है, जो भी कानून वगैरह बनाती थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस टाइम की ये एक छोटी संसद थी, ठीक है। तो और क्या थे भाई, और जो पहले जो हमारे बने थे
फर्स्ट बंगाल के जो गवर्नर जनरल बने थे वो थे हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है भाई, ये नोट करने वाली बातें हैं, आप ये नोट करते चलें अपनी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद क्या था, जितने भी दूसरे गवर्नर थे, क्योंकि इन्होंने अलग अलग जगह पे वो कर रखा था भाई, जैसे मद्रास में था इनका मेन हेड ऑफिस, ठीक है, बम्बई में था, तो वहाँ पे अलग अलग गवर्नर थे, वो सभी किसके अधीन आ गए भाई, अब बंगाल का जो गवर्नर था ना उसके अधीन आ गए भाई सारे के सारे। मेन था वो कौन बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर बना दिया भाई हेड, उसके पास पावर चली गई। अच्छा, एक और क्या हुआ भाई, 1774 में हाई कोर्ट की स्थापना हो गई भाई। इसके अंदर भी क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया भाई, चीफ जस्टिस, और 3 थे जो वो दूसरे न्यायाधीश इसके अंदर बना दिए गए। ठीक है भाई, ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बातें हैं। इसके बाद क्या कर दिया, कंपनियों को भाई देखो, कंपनी का कोई भी मेंबर हो उसको निजी व्यापार करने या उपहार लेने, स्पेशल रिश्वत लेना, ये सब बंद कर दिया गया। ठीक है, और एक नई बॉडी बना दी गई भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कहाँ बैठती थी, जो लंदन में बैठती थी और पूरा नियंत्रण करती थी किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण करती थी। ठीक है, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था भाई आपका। तो देखिए भाई, इसके बाद क्या है, 1773 के बाद 8 साल के बाद क्या है, एक अमेंडमेंट एक्ट निकाला जाता है, जिसे 1781 का संशोधन अधिनियम बोला जाता है। ये इसलिए निकाला गया था क्योंकि 1773 में कुछ जो एक्ट बनाया गया था भाई, उसमें कुछ कमियां थी, क्योंकि कोई भी जब एक्ट बनाया जाता है कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियां रह जाती हैं। वो जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके बाद है कुछ संशोधन के प्रस्ताव आते हैं भाई, किसी में ये कमियां हैं, इनका सुधार किया जाए। तो वहाँ जो ब्रिटेन की जो संसद थी, पार्लियामेंट थी, वहाँ उन्होंने 1781 में ये पास किया 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, तो इसमें क्या क्या दिया गया, इसमें पहला बताया भाई, इस कानून ने गवर्नर जनरल काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय, भाई मेन मुद्दा ये थी कि जो उन्होंने लगाम लगाई थी भाई कंपनी ने, जो वहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो थोड़ा अब इन्होंने इसके ऊपर छूट दी। जैसे कि भाई जो गवर्नर जनरल था उसको पावर दे दी गई भाई, और जो उसकी काउंसिल थी, जो काउंसिल थी ना, मैंने बताया कि भाई एक गवर्नर जनरल था और 4 उसके काउंसिल थे, तो उनको जो ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिया भाई। ठीक है, मतलब वो कोई भी काम कर सकते थे, कोई भी कानून बना सकते थे, सुप्रीम कोर्ट की कोई उसके ऊपर पावर नहीं थी कि उनकी वो सुनवाई कर सके। ठीक है, बस सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इतना काम दे दिया भाई कि जो भी लोकल जैसे हिंदुओं के ये रहा न्यायालय, जो हिंदुओं के कानून थे या मुसलमानों के निजी कानून थे, उनके मामले सुनेगा भाई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर छीन ली गई। ठीक है, दूसरा दिया इस कानून में राजस्व संबंधी मामले, भाई राजस्व वसूल लिए गए थे या राजस्व जितने भी मामले थे भाई, वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए। मेन मुद्दा यही था कि सुप्रीम कोर्ट बनाया तो था पहले इस काम के लिए, वही था कि कंपनी के ऊपर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर लगाम लगाई जा सके। लेकिन अब गवर्नमेंट को पता चल गया था, ब्रिटेन गवर्नमेंट को, भाई अगर ज़्यादा लगाम लगाएंगे तो हम पैसा कैसे यहाँ से लेके जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट थी उसको ऑटोमेटिक क्या है, उसकी पावर को कम कर दिया भाई। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर पॉइंट क्या बताता है, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील, और एक और काम कर दिया इन्होंने इसके अंदर कि भाई जो भी अगर जैसे कोई भी कोर्ट के अंदर कोई भी मामला चला जाता है और वो अपील के लिए लगाएंगे, तो अपील है ना वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, वो किसके पास जाएगी, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होगी ना उसके पास जाएगी भाई। ठीक है, और इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों काउंसिलों के नियम भी बनाने के किया गया। और सीधी बात ये क्या कर दी भाई, जितने भी कानून बनाएंगे ना, चाहे वो लोकल रूप में हो चाहे लोकल न्यायालयों के लिए हो, सभी के सभी कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिलिंग। सुप्रीम कोर्ट का काम तो बस ये रह गया भाई, छोटे मोटे जो झगड़े हैं हिंदुओं के मुसलमानों के या लॉ से संबंधित, वो सभी काम करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात करते हैं 1786 में हमारा आता है एक्ट ऑफ 1786। इससे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं भाई पिट्स इंडिया एक्ट की। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, जो पिट्स साहब थे, इन्होंने क्या है, एक इन जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, सॉरी जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसकी कुछ कमियों को पूरा करने के लिए 1781 आया। लेकिन उसके बाद भी क्या है, 1784 में भी एक एक्ट आया, उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। इसने क्या कर दिया था भाई, कंपनी के जो पॉलिटिकल काम थे और जो कॉमर्शियल काम थे ना, उनको अलग अलग कर दिया दोनों को। ठीक है, मतलब एक तो जैसे कंपनी का मेन काम तो स्टार्टिंग में यही था कि वो यहाँ पे व्यापार करने आई थी, ठीक है, वाणिज्य करने, कॉमर्स, इन दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया।
पॉलिटिकल काम अलग, प्रशासनिक, और जो कॉमर्शियल काम थे वो अलग कर दिए भाई। ठीक है, उसके बाद क्या था, इसके निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले की दिशा अनुमति दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामले जो भाई डायरेक्टर्स बनाए गए थे ना वहां पे ब्रिटेन में, वो सिर्फ क्या कर सकते, व्यापारिक मामले ही देख सकते थे भाई। ठीक है, इसके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से भी एक क्या है, स्पेशल एक कमेटी बनाई गई, निकाय बना दिया गया, और इस प्रकार द्वैध शासन की स्टार्ट हो गया। द्वैध शासन का मतलब आप समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि जो ड्यूअल जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो किस एक्ट में आई थी भाई, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में आई थी भाई। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या था, नियंत्रण बोर्ड की यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत सभी नागरिक, सैन्य, सरकार, राजस्व गतिविधियों नियंत्रण कर सकती थी भाई। नियंत्रण बोर्ड बना दिया, वो फुल पावर दे दी उसको कि आप पूरे भारत में पूरा फुल कंट्रोल आपका ही रहेगा भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1786 के एक्ट की। 1786 में भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है भाई, वो अमेरिका से हार के आए थे भाई, वहाँ अमेरिका में उनका युद्ध चल रहा था, वहाँ से हार के आए, तो बहुत ही मतलब सीनियर अधिकारी थे। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बोले भाई आप कहाँ चले जाओ, आप इंडिया चले जाओ। तो उन्होंने 2 डिमांड मांगी थी भाई कि मैं इंडिया में जब जाऊँगा, एक तो मुझे क्या बनाया जाएगा, वहाँ का सेनापति बना दिया जाए भाई, कमांडर इन चीफ। ठीक है, उन्होंने फुल पावर मांग ली भाई कि मेरे पास पावर दे दो मेरे को बस कमांडर इन चीफ की, तो मैं जाऊंगा इंडिया में। और दूसरा क्या था, एक भाई मेरे को ये पावर दो, क्योंकि जो कार्यकारी परिषद बना रखी है, एक गवर्नर होगा और 4 उसकी जो कार्यकारी सदस्य होंगे, अगर इसमें से 4 में से अगर 3 बंदे एक साइड हो जाएं, ठीक है, और एक साइड इसकी तरफ हो गया एक बंदा, तो ये हो गए 2, तो किसकी मान्य होती थी, पहले इसके कानून की मान्य होंगी भाई, क्योंकि 3 एक तरफ थे, इनको क्या थी भाई, मेजोरिटी थी। लेकिन इसने ये बोला कि भाई 4 के 4 भी एक साइड हो ना, तो भी मेरी ही चलेगी, मतलब कहने का मतलब ये था। ठीक है, ये इसने बोला कि विशेष मामलों में भी अपनी काउंसिल के निर्णय का अभिभावी करने पर भी मैं नहीं मानूंगा उस चीज को। ठीक है, मेरी चलेगी, कहने का मतलब है मेरे को फुल पावर चाहिए, तब मैं इंडिया में जाऊंगा। तो वहां में 1786 के बाद ये एक्ट ले गया है 1786 में, और बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, उसके बाद फिर एक्ट आता है 7 साल के बाद। तो सीधी सी बात थी, जब वो उसको फुल पावर दे दी गई भाई गवर्नर ऑफ जनरल को, तो वो पूरा देश उसने क्या है लूट के अपने वहाँ पे यहाँ से खूब लेके गए पैसा। तो गवर्नमेंट को वहाँ की बहुत अच्छा लगा उनको, तो उन्होंने जब 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया, अब देखो पहले तो आ रहे थे नॉर्मल एक्ट, अब ये निकालने लगे चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट आया, पहले उसमें यही बताया कि भाई जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो पावर दी गई थी भाई सारी, ठीक है, जैसे कि काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अभिभावी शक्ति के भविष्य में गवर्नर जनरल प्रेसिडेंसी गवर्नर तक विस्तारित, भाई जितने भी आने वाले जो थे ना गवर्नर, उन सभी को यही पावर दे दी भाई कि आप भी है ना सेम इसी पावर का यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो वैसे कानून बना सकते हो, वैसे पैसा वसूल कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, फिर बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो सारी की सारी पावर उनकी भी ले ली भाई इसने प्रॉपरली। ठीक है, और इसने भारत पर क्या है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अगले 20 सालों तक स्पेशल मोनोपोली पावर दे दी भाई कि आप ही व्यापार करो, ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी नहीं आ सकती यहाँ पे भारत में। ठीक है, और जो इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी कि भाई पहले क्या था, कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल थे वो एक सदस्य होने जरूरी थे इसके काउंसिल के, लेकिन अब वो सदस्य भी वो भी खत्म कर दी भाई। ठीक है, और इसी व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व, और ये बोल दिया भाई जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, सारा का सारा उनका जो पेमेंट होगी भाई, उनका भुगतान होगा वेतन का, वो सारा का सारा भारत राजस्व से ही लिया जाएगा। ठीक है, तो 20 सालों तक दे दी। तो भाई आपने देखा ही कि 1786 में 1786 के बाद लगभग 1813 में फिर आता है भाई चार्टर एक्ट, 1793 में आया था, 1793 के 20 साल बाद सीधा सीधी बात है कि भाई 1813 में आपका आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें सीधी बात थी कि कंपनी के व्यापारिक भाई जो मोनोपोली दे रखी थी, क्योंकि वहाँ पे पूरा प्रेशर बन रहा था ब्रिटेन के अंदर, जो अदर कंपनीज थी वो भी चाह रही थी कि भाई हमें भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, हम भी तो वहाँ जाके व्यापार करें। इसलिए क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का भाई जो मोनोपोली थी वो खत्म कर दी, और भी अदर कंपनी ब्रिटेन की वहाँ के व्यापार भारत में कर सकती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दिया भाई चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार तो हम ही करेंगे। तो ये दोनों इनको दे दिए गए भाई कि आप स्पेशल चाय में आपकी मोनोपोली रहेगी और चीन के साथ भी आपकी मोनोपोली रहेगी, आप दोनों के साथ इनमें आराम से आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बताइए इस कानून में भारत के कंपनी शासित क्षेत्र ब्रिटेन के राजा के वही थी भाई कि वो ब्रिटेन के राजा के प्रति आपकी वो रखनी पड़ेगी आपको कंपनी को। अच्छा, एक इसके अंदर क्या दे दिया गया भाई फिर बाद में, जो ईसाई मिशनरी थी ने
जो ईसाई थे वो भारत में आकर अब अपनी क्या कर सकते थे भाई, मतलब बढ़ा सकते थे, लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, वो सब उनको परमिशन दे दी ईसाइयों को। ठीक है, तो ईसाई बहुत सारे आए भाई, तब से ईसाई का मतलब धर्म हमारे इंडिया में आया। और इस कानून ने भारतीय वंशितों के बीच पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी बोला गया कि भाई आप इंग्लिश लैंग्वेज है उसको बढ़ाओ, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ाओ, ताकि आप जो प्रशासन करेंगे भारत देश में वो आसानी से कर सकें। ठीक है भाई, इसके बाद क्या था, और इसने एक और काम कर दिया भाई, जो वहाँ के लोकल स्थानीय गवर्नमेंट थी ना, लोकल जो राजा थे, उनको बोल दिया कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाओ और हमें भुगतान ना करें ना तो उनको पनिशमेंट दो। उनको स्पेशल ये भी अधिकार दे दिए भाई, जो लोकल वहाँ के राजा थे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो राजा के प्रति है ना, मतलब पब्लिक है वो भाई पूरा वो गुस्सा करेगी, लेकिन जो मलाई खाएगी कौन, अंग्रेजी गवर्नमेंट। तो वही था भाई चार्टर एक्ट 1813। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये 1784 का हमने कर लिया। 1813 के बाद फिर 1833 में आता है आपका ब्रिटिश भारत केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम था। 1833 में आता है अब चार्टर अधिनियम। इसमें अब क्या कर दिया गया भाई, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया भाई, और सारी की सारी उसको फुल पावर दे दी पूरी इंडिया की। ठीक है, पहला जो अपना गवर्नर जनरल बने थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया गया, मद्रास और मुंबई गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति थी, जो भाई कानून बनाने की शक्ति थी, वो उनसे छीन ली गई। ठीक है, अब पूरे उसके ऊपर कौन कानून बनाने वाला था, हमारा जो भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने लगी थी, समाप्त कर दिया। अब भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया कि आप छोड़ो व्यापार कुछ नहीं है भाई, आप पूरा का पूरा इसके ऊपर प्रशासन करो, पूरे इंडिया के ऊपर यहाँ से ज़्यादा पैसा लूटो। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में एक सिविल सर्विसेज को भाई ओपन वो करने की, प्रतियोगिता करने की कोशिश की, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई इंडिया के लोगों को हम बड़ी पोस्टों पे नहीं लगाएंगे, हमारे अंग्रेज बच्चे हैं वही इन पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये था भाई आपका 1833 का चार्टर एक्ट। इसके बाद 20 साल बाद फिर चार्टर एक्ट आता है 1853 में, और अब की बार क्या है, मैकाले समिति बनती है। वही रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैकाले समिति, और ओपन जो कंपटीशन था भाई भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज का, वो खोल दिया जाता है। और अब मतलब क्या है कि भाई कोई भी भारतीय सिविल सर्विसेज का पेपर लिख सकता था। ठीक है, अच्छा ये दूसरा क्या था, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद और विधायी प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। भाई ये कानून बनाया गया, इसमें सीधी बात कर दी गई कि भाई आपकी जो विधायी शक्तियां हैं और प्रशासनिक शक्तियां हैं ना, उनको अलग अलग करो। मतलब आप ही कानून बनाते हो, आप ही उनका पालन करते हो, आप इनको अलग अलग करो। और 6 नए पार्षद इसके अंदर जोड़े गए, जिन्हें क्या है विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसे गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा जाता है, ये एक छोटी संसद थी। मतलब 6 नए पार्षद जोड़ दिए भाई उसके साथ। ठीक है, एक तरह की संसद होगी, वही कानून बनाएगी अब। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 3 एक बार। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही विश्वास कब्जे में रखने का अधिकार दिया। ठीक है भाई, कंपनी को बोला कि भाई आप है ना, मतलब काम करोगे इंग्लैंड की जो महारानी है उसके अंडर में ही। ठीक है, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत, और मतलब इसके पास भाई ब्रिटेन गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि हम जब चाहे ना तुम्हारे शासन को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि उन्होंने 1857 के बाद 1858 का एक्ट आया उसमें उन्होंने किया भी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व, और भाई सीधी सी बात हो गई थी, आपको पता ही है 1857 से पहले भी बहुत सारे हमारे जो योद्धा थे, क्रांतिकारी थे, वो लगातार क्या है अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे, तो उसके कारण उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ था। तो अब वो बोल रहे थे भाई, ब्रिटेन जो गवर्नमेंट थी वो बोल रही थी कंपनी को कि अब आप है ना कुछ ना कुछ मतलब लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी अपनी क्या है इसके अंदर विधान परिषद में इंक्लूड करें। और सन 1853 में 4 जो लोकल करे गए थे परिषद के अंदर, एक बंगाल से लिया, एक मद्रास से लिया, एक मुंबई से, एक आगरा से, लेकिन लिए वही गए जो अंग्रेजों के टट्टू थे भाई। ठीक है, जो अंग्रेजों के खास थे वही इन्होंने अपने मेंबर बना लिए। इसके बाद आता है भाई 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1857 में क्रांति हो जाती है, पूरा मतलब आपको पता ही है 1857 क्रांति में क्या क्या हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया, और 1858 का एक अधिनियम लेके आती है और बोलती है भाई हम बहुत अच्छा मतलब भारत को चलाएंगे, बहुत अच्छा कानून बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने समाप्त कर दिया भाई। तो इसके बाद देखिए क्या होता है
तो आज की वीडियो में केवल इतना ही भाई, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हम इसको सेशन को और भी आगे बढ़ाएंगे, जो 1858 से लेके, क्योंकि 1857 में क्या क्रांति हो गई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया भाई गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने। और ताज का शासन क्या है अब स्टार्ट हो जाता है सन 1858 से और ये 1947 तक चलता है, ठीक है। वो हम अगली वीडियो में देखेंगे भाई कौन कौन से नियम आते हैं। तो आज के लिए केवल मात्र इतना ही। तो सभी को भाई जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।